नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में अपडेट देते। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और रुख करेंगे बड़ी खबर का। भोपाल से मिल रही आज शिवराज पेंशन को लेकर फैसला संभव माना जा रहा है और इसके ही साथ 1000 की पेंशन देने के प्रस्ताव को आज की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। 5000 कल्याणियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, दिसंबर 2019 में ये योजना बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसे लागू करने के लिए आज प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। अलग अलग प्रस्तावों पर विचार मंथन होगा और माना जा रहा है कि जो गैस पीड़ित थे भोपाल त्रासदी के, उनके लिए एक बार फिर से पेंशन की शुरुआत हो सकती है। दिसंबर साल 2019 में इस योजना को बंद कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आज से बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है और इससे प्रदेश के करीब 12000 बसों के पहिए थम जाएंगे। हड़ताल की वजह से रोजमर्रा के सफर पर आने जाने वाले यात्रियों पर करीब 5 लाख यात्रियों को परेशानी होगी। 40% यात्री किराया बढ़ाने और ऑफ रोड बसों का टैक्स माफ किए जाने की मांग को लेकर बस ऑपरेटर्स का यह महाबंद अनिश्चितकालीन होगा। यानी जब तक बस संचालकों की मांग नहीं मानी जाती तब तक राज्य में बस नहीं चलेंगी। छत्तीसगढ़ के बस मालिक छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की अपील पर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है और अब इसी कड़ी में अपनी मांग को लेकर बस मालिकों ने सोमवार को रायपुर में 1 दिवसीय धरना भी दिया था। 13 जुलाई को बस सेवा बंद करने के बाद 14 जुलाई को जल समाधि की भी तैयारी है। चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार हमारे साथ लाइव जुड़े, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ शिखिल जुड़े हैं। स्टार, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं। आज से बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं, इसके अलावा और वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज दिन भर छत्तीसगढ़ वासियों को देखने को मिलेंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जो बस मालिक है वो किराया बढ़ोतरी को लेकर अपनी मांग रख रहे थे और चरणबद्ध वो आंदोलन करते आ रहे थे। ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा, 1 दिवसीय धरना भी दिया, बारात भी निकाली, लेकिन कि तमाम प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया और किराया बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके बाद आज बस मालिक पूरे छत्तीसगढ़ में आज से हड़ताल पर चले गए हैं और सभी बसों के पहिए थम गए हैं। आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में बसों का संचालन किया जाता है और पूरी एक साथ आज बसों के पहिए थमे अनिश्चितकालीन ये है। और इसके बाद अब कल जल समाधि लेने की भी तैयारी जो बस मालिक संघ है उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। 40 से 50% किराया बढ़ोतरी की मांग बस मालिक कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीजल के दाम आज 100 रुपये के करीब लीटर हो गए हैं और ऐसे में किराया भी नहीं निकल पा रहा है बस संचालन करने से, इसीलिए वो अब मजबूर होकर बस हड़ताल तक आंदोलन के पे स्थिति में पहुंचे हुए। तो इसमें जो भी लगातार होगा वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते आ रही, चरणबद्ध आंदोलन कांग्रेस करती आ रही है। इसी सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब भी आज छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और कई जगह वो साइकिल रैली में भी शामिल होंगे और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी वो एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें जो हैं मीडिया के सामने रखेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि महंगाई को लेकर चारों तरफ प्रदर्शन का दौर जारी है। बस मालिक संघ अपनी मांग किराया बढ़ोतरी को लेकर कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस जो है पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शन करती है। इसमें जो भी अपडेट आएंगे वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए। शिखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखिल, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। देखिए, काफी महत्वपूर्ण आज बैठकों का दिन यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवराज कैबिनेट की आज बैठक यहाँ पर होनी है, जहाँ करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को यहाँ पर किया जाएगा। उन पर हरी झंडी मिल सकती है। 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव अगर देखा जाए तो भोपाल गैस पीड़ितों के लिए जो विधवा कल्याण योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति मासिक की जो सहायता यहाँ पर या पेंशन जो दी जाती थी उसको बंद यहाँ पर कर दिया गया था। इसे पुनः दोबारा से शुरू यहाँ पर किया जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा
विभाग ने इसके पूरे प्रस्ताव को यहाँ पर बनाया था। 2 विभागों का ये पूरा का पूरा खाका यहाँ पर है और इसके अलावा जो गैस पीड़ित विभाग यहाँ पर है उसने भी इसकी पूरी तैयारियां जो थी पहले से यहाँ पर की हुई थी, अब इसको हरी झंडी यहाँ पर मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो शासकीय जमीन और इसके अलावा जो प्राइवेट जमीनों पर जो खनिज जिस प्रकार से निकाला जाता है, खनन जो होता है, उसके लिए रॉयल्टी के बराबर राशि का प्रावधान यहाँ पर करने जा रही है सरकार। जो खाली खजाना अपनी रॉयल्टी के बराबर राशि का प्रावधान यहाँ पर करने जा रही है सरकार। जो खाली खजाना अपने भरने की तैयारी जो है वो अलग अलग माध्यमों से कर रही है। उसमें एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में खनिज से भी सरकार को यहाँ पर जाता है, तो खनिज की नीति में बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। चित्रकूट में आरएसएस की बैठक जो है वो यहाँ पर जारी है और आज मोहन भागवत जो है संघ प्रमुख वो संवाद यहाँ पर करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात ये भी यहाँ पर देखी जा रही है कि जिस प्रकार से कल यहाँ पर निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि सिनेमा जो है वो आज से यहाँ पर खुलेंगे, सिनेमा अनलॉक यहाँ पर होने वाले हैं और इसको देखते हुए जो बैठकों के दौर यहाँ पर है वो भी आज यहाँ पर जारी रहेंगे। हालांकि अलग अलग निगरानी समितियां यहाँ पर बनाई गई है। और वहीं बात अगर देखी जाए तो कल पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों और पंचायत जो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है सरकार की तरफ से और आज ये जो बड़ी खबरें हैं वो दिन भर IBC 24 में भी हमारे दर्शक देख सकते हैं और फॉलो भी हम उनको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण होने पर सरकार ने अब पाबंदियों में और भी ज्यादा छूट दे दी है। अब बाजार रात 8 बजे की जगह रात 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा घर भी 50% क्षमता के साथ चालू हो सकेंगे। सरकार ने यह निर्णय सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बनाए रखना अभी भी जरूरी है। शादी विवाह में अब अधिकतम 100 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। रेस्टोरेंट अब 100% क्षमता से संचालित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में केस बढ़ रहे हैं, यहां भी अगस्त में केस बढ़ने के पूर्वानुमान है। सीएम ने जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी को सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 176 ऑक्सीजन प्लांट में से 25 शुरू हो चुके हैं और 15 सितंबर तक सभी शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में रविवार को कोरोना के 18 संक्रमित मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य योजना आयोग की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की पहली बैठक की। बैठक में योजना एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और राजेश तिवारी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने SDG सेल गठित करने के प्रस्ताव को सहमति दी। उन्होंने बताया स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की तर्ज पर जल्द ही डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का भी निर्धारण होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार का विकास एजेंडा और राज्य सरकार की योजनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास में कोई भी पीछे न छूटे। राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ में जो समावेशी विकास के अलग अलग कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसमें राष्ट्र में हमारा जो स्थान है काफी ऊंचे स्थान तक जा सकता है। आंकड़े और जो मापदंड है उसमें छत्तीसगढ़ किस तरीके से खरा उतरेगा उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अनुभवी नेता को जिम्मेदारी देने की शुरुआत कांग्रेस आलाकमान ने कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रही हैं और इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी ने सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 1 घंटे से ज्यादा चर्चा की। कुछ दिन पहले ही AICC ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को यूपी का प्रभारी सचिव नियुक्त किया था, जिसके बाद से राजेश तिवारी यूपी में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग आयोजित करा रहे हैं। राजेश तिवारी के साथ साल 2018 में बूथ ट्रेनिंग संपन्न कराने वाली छत्तीसगढ़ की टीम भी वहां मौजूद है। कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। इसके अलावा अन्य राज्यों में हुए विधानसभा और उपचुनाव की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा चुकी है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पहले असम और बिहार की जिम्मेदारी ले चुके हैं, वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया था। हमें मालूम है कि वहां भी अब वही हश्र होगा जो असम में हुआ था।
विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे वहाँ काम करना है, आपको जिम्मेदारी है। ठीक है, औपचारिक भेंट हुई है और सारी बातें हुई है। अब बैठे हैं तो फिर बहुत सारी बातें। निश्चित रूप से असम का चुनाव अभी हुआ है, पूरे दल बल के साथ में गए थे और असम के लोगों ने उनको बता दिया कि आप कहां पर हैं। सरकार बीजेपी की बनी, सारे जगह बंटाधार हुए हैं। अच्छा है, यूपी चुनाव का भी प्रभार मिलना चाहिए जितने पर, तो उसमें भी रिजल्ट वही रहेगी कि हम सबको मालूम है। मध्य प्रदेश का विधानसभा का मॉनसून सत्र 9 से 12 अगस्त तक होगा। मॉनसून सत्र में 4 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान सरकार का प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कोरोना की व्यवस्थाओं में हुए खर्च के लिए प्रावधान किए जाएंगे। सप्लीमेंट्री बजट में करीब 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और अवैध कॉलोनी को वैध करने वाले संशोधित विधेयक को सरकार विधानसभा में पारित कराएगी। सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए विधेयक को पेश करेगी। शिवराज कैबिनेट ने पिछले सप्ताह ही इस विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन इस विधेयक का नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है क्योंकि इसके पहले विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में विधेयक सदन में पारित कराना होगा। मध्य प्रदेश में नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधी जनता करेगी। इसके लिए शिवराज सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक बार फिर नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक लाएगी। वर्षाकालीन सत्र 4 दिवसीय महामहिम राज्यपाल की अनुमति से आहूत हो रहा है। इसमें विधेयक भी आएंगे, प्रश्नकाल भी होगा, ध्यानाकर्षण भी होगा, स्थगन भी होगा, शून्यकाल भी होगा। विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने जिला योजना और क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। देर शाम तक ये बैठक चलती रही। जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार शहर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में गुटबाजी भी देखने को मिली। उनके स्वागत में लगे पोस्टर्स को एक गुट ने हटाकर दूसरे गुट ने अपना पोस्टर लगा दिया। इस गुटबाजी को खारिज करते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि यहाँ किसी भी प्रकार की गुट नहीं है और न ही कोई मतभेद है। बैठक से मीडिया को दूर रखने के सवाल पर कहा गया कि जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अगली बैठक में मीडिया को जरूर बुलाएं। कोई गुटबाजी नहीं है, न हमारे यहाँ गुटबाजी है, न हमारे यहाँ मतभेद है, न मनभेद है। हमारी पार्टी एक रूपता के साथ लगी है। फिक्र मत करिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आपको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि आप किसी तरह न्यूज बना सको। भारतीय जनता पार्टी एक रूपता के साथ काम करेगी। उज्जैन के सांसद प्रतिनिधि का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद प्रतिनिधि एक बुजुर्ग महिला के साथ बहस और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि राजेश आंजना झगड़ा करते हुए महिला को गाली देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो जलाल खेड़ी के पास का है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ। जमीन पर कब्जा हटाने की बात को लेकर उनमें ये गाली गलौज हुआ। तो सांसद प्रतिनिधि का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जमीन के कब्जे से जुड़ा ये विवाद बताया जा रहा है। शिवराज सरकार ने सोमवार देर शाम बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 29 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। ये अफसर जिला पंचायतों और जिलों में अपर कलेक्टर और एसडीओ राजस्व विभाग में पदस्थ थे। इंदौर स्मार्ट सिटी में सीईओ शीतला पटले को मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। पटले के स्थान पर मंदसौर जिला पंचायत में सीईओ ऋषभ गुप्ता को पदस्थ किया गया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अफसरों को नई पदस्थापना दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार देर शाम 3 अलग अलग आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक 8 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बदल दिया गया है। इसके अलावा गृह विभाग ने 150 टीआई को पदोन्नति देते हुए कार्यवाहक डीएसपी बना दिया है। बताया जा रहा है कि आईपीएस अफसरों की तबादला लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है।
निलंबित आईपीएस और एडीजी जीपी सिंह कल एसीबी और ईओडब्ल्यू ऑफिस नहीं पहुंचे, लेकिन उनका एक पत्र जरूर पहुंचा जिसमें कोरोना के लक्षण होने के चलते क्वारंटाइन रहने की सूचना दी गई, लेकिन वो पत्र किसी माध्यम से मिला है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह के सरकारी आवास के साथ ही उनके सहयोगियों के यहां छापेमार कार्रवाई कर करीब 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया था, जिसमें पूछताछ के लिए सोमवार को नोटिस जारी कर कार्यालय बुलाया गया था। इसके अलावा छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रायपुर कोतवाली में राजद्रोह का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें रायपुर पुलिस जांच में जुटी है। रायपुर पुलिस ने देह व्यापार का खुलासा करते हुए 2 जगहों से 11 लड़कियों और 2 पुरुष को, दलाल और एक होटल मालिक समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई एक लड़की पुलिस से बचने के लिए दूसरे माले से कूद गई, जिसे गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जब टैगोर नगर स्थित महावीर अपार्टमेंट के 3रे माले के फ्लैट पर दबिश दी तो वहां 7 लड़कियां और 2 पुरुष दलाल पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद सीढ़ियों से पुलिस टीम सभी को नीचे ला रही थी, तभी एक युवती दूसरे माले पर पहुंचते ही सीढ़ियों के पास बनी गैलरी से नीचे छलांग लगाने की कोशिश करने लगी और गिर गई। आनन फानन में पुलिस की ही गाड़ी में उसे मेकाहारा अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने गंज इलाके के साईराम होटल में से 4 युवतियों समेत होटल मालिक ईश्वर चौधरी को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली अंतर्गत महावीर प्लाजा जो कि टैगोर नगर क्षेत्र में है, वहाँ से भी सूचना मिली थी कि वहाँ देह व्यापार का काम हो रहा है। इस सूचना पर टीम के द्वारा वहाँ रेड की कार्रवाई हुई है। 7 महिलाएं यहाँ पर मिले हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नया रायपुर में अवैध रूप से संचालित बाल गृह के खुलासे के बाद पुलिस ने अब बाल गृह के संचालक नरेश महानंद के खिलाफ जेजे एक्ट और धोखाधड़ी का केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण इकाई ने नया रायपुर सेक्टर 29 के एक मकान AMIG 427 में पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी थी, जहां मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट की 9 लड़कियों समेत 9 नाबालिग बरामद हुए थे। जांच में पता चला कि इस बालगृह का अवैध रूप से भिलाई रिसाली के लाइफ शो फाउंडेशन का नरेश महानंद चलाता है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद ही पुलिस बरामद हुए बच्चों को मंडला और बालाघाट लेकर रवाना हो गई है। जांजगीर जिले में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा बिर्रा तालदेवरी गांव के बीच हुआ है, जहां तेज रफ्तार से चलते हुए अज्ञात ट्रक ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फिर उन्हें कुचलते हुए फरार हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तीनों मृतक बोरसी गांव के हैं और एक ही परिवार के हैं। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। रायपुर के अर्जुन एनक्लेव और हीरापुर में BSUP मकानों के आवंटन में हुई धांधली की जांच अब नगर निगम ने शुरू कर दी है। अपात्रों को आवंटन मामले की जांच खुद नगर निगम के अपर आयुक्त अपनी देखरेख में करा रहे हैं। जिन लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं, उनके दस्तावेज जोन कार्यालय नगर निगम मुख्यालय मंगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ आवंटन में गड़बड़ी के सबूत भी मिले हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बता दें कि मठपुरैना के अर्जुन इनक्लेव स्थित BSUP मकानों के आवंटन में धांधली का आरोप लगा है। खुद कांग्रेस नेता सुमित दास ने दस्तावेज के साथ इसकी शिकायत की। IBC 24 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। यहां जो मकान बेहद कमजोर तबके के लिए बनाए गए हैं, जिसे महज 20,000 रुपए में गरीबों को आवंटित किया जाता है, उसे ऐसे लोगों ने लिया है जो मकान की फॉल सीलिंग कराने से लेकर उसमें महंगी टाइल्स तक लगवा रहे हैं। नगर निगम सूत्रों की माने तो जांच में कई रसूखदार और नेता भी फंस रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य कर दी गई है। जिन जो नाम सामने आ रहे हैं, वो नाम अगर ये पाए जाते हैं कि उन्होंने गलत ढंग से मकान अपने नाम से आवंटित कराया या किसी और के नाम से आवंटित कराया और उसको किसी को बेचा है, तो ऐसी स्थिति पे बिल्कुल एक्शन होगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को राजभवन में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज दुर्ग के विद्यार्थियों और पालकगण ने सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में सकारात्मक रहता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है।
हमेशा सकारात्मक भाव रखें, कभी भी नकारात्मक ना रहें। राज्यपाल ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की पहल के लिए धन्यवाद दिया। राज्यपाल ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी मेरे समक्ष आए। मैंने उनकी समस्याओं को जानने के बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को विभिन्न माध्यमों से आग्रह किया था कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो। इस पर शासन ने जल्द कार्रवाई की। विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर पालागढ़ ने राज्यपाल का धन्यवाद दिया। चलने फिरने और बोलने में असमर्थ बलरामपुर जिले के गांव करकाली की 7 साल की बच्ची के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके आगे आई हैं। राज्यपाल को मीडिया के माध्यम से बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव करकली में रहने वाली 7 वर्षीय शशि प्रभा के बारे में जब पता चला कि वो चलने फिरने और बोलने में असमर्थ है, साथ ही सरगुजा में उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने खुद पहल करते हुए जिला प्रशासन बलरामपुर को निर्देश दिए कि शशि प्रभा को उसके परिजनों के साथ राजभवन भेजें। तब शशि प्रभा अपनी मां के साथ रायपुर पहुंची। शशि प्रभा के पिता की मृत्यु हो चुकी है और परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इसलिए राज्यपाल उइके ने उसकी मां और साथ में आई मौसी को आश्वासन दिया कि उनकी बेटी का हर संभव इलाज कराया जाएगा। बच्ची के परिजनों ने मदद के लिए राज्यपाल को धन्यवाद दिया है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।